नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। भारत का शासन जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से मोदी जी चला रहे हैं, व्हाट्सएप पर तो रोज तमाशा आता है। व्हाट्सएप जो लोग पढ़ते हैं और व्हाट्सएप जिनके पास पहुंचता है, उनको लगता है चीन डर गया भारत से, अमेरिका डर गया, पाकिस्तान तो मतलब खत्म ही हो गया, बांग्लादेश में आग लग गई, और ये सारा कुछ सुनते रहते हैं व्हाट्सएप पे और उसी से खुश रहते हैं। लेकिन असलियत सामने जब आती है तो यह समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं, वैसे तो दुनिया का कोई मुल्क घुटने टेकते हुए नजर नहीं आ रहा है। जरा सा है डेनमार्क, लेकिन ग्रीनलैंड देने को तैयार नहीं है। वहां पे सैनिक अभ्यास कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। यहां कंडीशन यह है कि चाबहार पोर्ट की खबर तो मैंने आपको कल ही बता दी थी। 120 मिलियन खर्च करने के बावजूद चाबहार पोर्ट की पूरी परियोजना से भारत बाहर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। और अब जो आज खबर आई है वो तो बेहद डराने वाली और खतरनाक खबर है। यह लग रहा है कि भारत के हित किस तरह से अमेरिका के पैरों में रख दिए गए हैं। ईरान से दूरी बनाने, चाइना से दूरी बनाने, रशिया से दूरी बनाने के चक्कर में भारत लगातार एकदम अकेला पड़ता जा रहा है। और जो कभी हम खुद मुख्तार मुल्क की तरह देखे जाते थे, जो कभी दुनिया भर में हमारी इज्जत थी स्टैंड लेने के लिए, अब दुनिया भर में हमारी इमेज ये बन रही है कि ये मुल्क तो अमेरिका के सामने झुका ही हुआ है। ट्रंप जो चाहेगा वो इससे करवाएगा। खबर यह है कि ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, BRICS, और ये भी बता दूं कि इस समय ब्रिक्स के चेयर पर है मोदी जी। रोटेशन में उसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, लेकिन जब मोदी जी उसके प्रेसिडेंट बने तो यानी इंडिया जब उसका प्रेसिडेंट बना तो ऐसे तमाशा किया गया जैसे कोई बहुत बड़ी चीज जीत ली गई है। उसी ब्रिक्स की बात है ये। चीन, रूस और ईरान के साथ साउथ अफ्रीका और कुछ और मुल्कों का एक सैन्य अभ्यास होना था, नौसेना का, यानी नेवल जो हमारी आर्मी है उनका एक संयुक्त अभ्यास होना था। मिलके समंदर के अंदर लड़ने की प्रैक्टिस करनी थी, टेक्निक्स देखनी थी और सीखनी थी। ये सब मिलके कर रहे हैं और इस तरह के युद्ध अभ्यास लगातार होते ही रहते हैं, सारे मुल्क करते हैं, ताकि अपनी जो ताकत है उसकी आजमाइश की जा सके। इंडिया इस पूरे प्रोसेस से बाहर हो गया है। जिस ब्रिक्स के आप प्रेसिडेंट हैं उसके मुल्क नेवल अभ्यास करने जा रहे हैं और आप उससे बाहर हो गए हैं। आपने कहा कि भाई हम उसमें शामिल नहीं होंगे। कल का वीडियो है, रणधीर जायसवाल साहब जो हमारे विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल पूछा गया। जवाब उन्होंने अंग्रेजी में दिया, बहुत छोटा सा जवाब है, सुन लेना जरूरी है, सुन लीजिए। Well, I've seen that, and you would have seen several reports that this particular exercise is being held in at the invitation of South Africa, and several countries have joined. India has not joined because of several reasons. I don't have the exact, but for sure I will update you as to why we were not able to participate in this particular exercise this time. तो रणधीर जायसवाल साहब इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इस नेवल अभ्यास से भारत बाहर हो गया है और साथ में यह बता रहे हैं कि इसकी एग्जैक्टली क्या वजह है ये हम नहीं जानते। विल फॉर पीस नाम का यह हफ्ते भर का जो अभ्यास होना था वो चाइना साइमन टाउन में कर रहा था, जहां पर हिंद महासागर अटलांटिक महासागर से मिलता है। इस अभ्यास में बचाव और समुद्री हमला अगर आपके ऊपर हो तो उसके अभ्यास और टेक्निकल आदान प्रदान का सारा मामला होना था। अब भारत इसमें से क्यों बाहर हुआ? शायद ईरान के होने के वजह से, रशिया के होने के वजह से, या फिर साउथ अफ्रीका के होने के वजह से, जो अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहे हैं। शायद मोदी जी को डर लगा कि अंकल ट्रंप और नाराज हो जाएंगे, 4 और बयान दे देंगे, इस चलते आप बाहर हो गए। बिल्कुल वही वजह है जिस वजह से आप चाबहार से बाहर हुए थे, क्योंकि अमेरिका ने आपसे कहा था कि चाबहार से बाहर हो जाओ, भले 120 मिलियन तुम्हारे लोगों का खून पसीना उसमें लगा हुआ हो। हमारे टैक्स से ही तो 120 मिलियन इकट्ठा हुए होंगे जो ईरान को दिए गए होंगे। एक एक रुपए पर टैक्स लग रहा है, मतलब इनकम टैक्स अलग दीजिए, दूसरा टैक्स अलग दीजिए, वो टैक्स अलग दीजिए, जीएसटी अलग दीजिए, सारे टैक्स दे दे के पागल हो जाइए और जो पैसा इकट्ठा हो वो 120 मिलियन बर्बाद कर दिया जाए, ईरान को दे दिया जाए और उसका कोई फायदा ना उठाया जाए, क्योंकि ट्रंप नाराज हो जाएंगे। यहां नेवल अभ्यास से बाहर हो जाया जाए, चाहे
इससे हमारी भारतीय नौसेना का कितना भी नुकसान हो, चाहे इससे देश का कितना भी नुकसान हो। यह नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति है जिसने हमको अमेरिका का गुलाम साबित करके रख दिया है। अमेरिका जो चाह रहा है वो करवा रहा है। बदले में मिल क्या रहा है? टैरिफ तो फिर भी लग गया, ट्रेड डील तो हुई नहीं, और 25% टैरिफ लग गया। अगर ईरान से कोई व्यापार करोगे तो आपने वहां पर चावल भेजना बंद कर दिया, बासमती चावल जो हमारा भेजा जाता था। अब हमारे एक्सपोर्टर्स के हजारों करोड़ रुपए हवा में हैं, पता नहीं उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। चावल का नया मार्केट मिलेगा नहीं मिलेगा। अमेरिकन टैरिफ से वैसे ही हालत खराब थी, अब 25% टैरिफ लगने से आप ईरान को चावल भी नहीं बेचोगे। उसके बाद 500% टैरिफ के लिए डराया जा रहा है। अमेरिका का कोई भी औना पौना राजनयिक, कोई भी औना पौना अंतरी मंत्री संतरी टीवी पर बैठ के इंडिया का मजाक उड़ा देता है, आप कुछ बोल नहीं पाते। उधर खबर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरबिया कतर के साथ मिलकर एक नाटो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। यानी पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो ये सारे देश ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे उनके ऊपर हमला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिडिल ईस्ट से आपके दोस्तों की विदाई हो गई। ईरान को तो आप खुद दूर कर रहे हैं जो हमेशा आपके साथ रहा है। सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ समझौता कर ही चुका है। अगर इसमें कतर भी शामिल हो जाता है, टर्की जो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था वो भी शामिल हो जाता है, तो आपकी इंटरनेशनली क्या कंडीशन होगी आप सोचिएगा। स्पुतनिक इंडिया ने एक वीडियो अपलोड किया पुतिन का। रशिया के साथ हमारे कैसे संबंध रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। पुतिन के इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि हम साउथ एशिया के देशों से अच्छे संबंध बना रहे हैं, और उसमें इंडिया का नाम नहीं है। उसमें नाम किसका है? बांग्लादेश का नाम है, श्रीलंका का नाम है और मालदीव्स का नाम है। यानी सीधी सी बात है कि अमेरिका से आप जिस तरह से चिपकते जा रहे हैं, उसके बाद साउथ एशिया में आपके ऊपर भरोसा करने से ज्यादा अच्छा यह लग रहा है रशिया को कि वो मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों से अच्छा संबंध बनाए। बांग्लादेश की कंडीशन है कि आपसे जो संबंध है वो लोवेस्ट एब पर पहुंच गए हैं। आईसीसी के सीईओ चूंकि भारतीय हैं, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वही जिसके प्रेसिडेंट हैं आपके शाह साहब के बेटे जय शाह, उसके सीईओ चूंकि इंडियन है तो उनको वीजा नहीं दिया बांग्लादेश ने, और बाकी जो हो रहा है वो तो आप जानते ही हैं। तो बांग्लादेश ने चाइना से रिश्ते पहले ही बनाए हुए हैं, रशिया भी रिश्ता बना रहा है। श्रीलंका भी कोई आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, उसके साथ भी रशिया बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। और मालदीव जहां पर इंडिया आउट के नारे लगे थे, उनसे भी रशिया अच्छे रिश्ते बनाने की तैयारी कर रहा है। चाइना के साथ आपके रिश्ते क्या हैं वो तो आप ही अच्छी तरह से समझते हैं। लगातार जमीन कब्जा होती जा रही है। श्रीनगर की जिस घाटी की बात थी मैंने किया ही था, चाइना ने कह दिया कि वो आपका है ही नहीं, वो तो हमारा है। जमीन की लड़ाई चाइना के साथ लगातार आपकी है। पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई होती है तो चाइना पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो जाता है, और आपके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को घंटों बिठाकर चाउमीन खिलाते हैं। बंद कमरे में क्या बात करते हैं हम नहीं जानते, और चाइना आपके नहीं पाकिस्तान और बाकी मुल्कों के साथ खड़ा होता है। बाकी चाइना के साथ तुलना करना तो अब बंद कर दीजिए। 20 साल पहले चाइना के साथ तुलना होती थी, अब तो चाइना के साथ हम तुलना कर ही नहीं सकते, चाहे टेक्नोलॉजी की, चाहे एक्सपोर्ट की, चाहे किसी चीज की। हम चाइना से चीजें लगातार इंपोर्ट करते हैं, चाइना हमसे बहुत कम चीजें मंगाता है। चाइना शिक्षा में हमसे कोई 50 गुना ज्यादा पैसा खर्चा करता है। हम 4 ट्रिलियन इकॉनमी बनने के चक्कर में अपना सीना ठोक रहे हैं कि 4 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएंगे। चाइना 20 ट्रिलियन की इकॉनमी है। जिन कारों के बारे में हम सोच नहीं सकते वो चाइना की सड़कों पर दौड़ रही हैं। जिन ड्रोन्स के बारे में हम सोच नहीं सकते वो चाइना दुनिया को बेच रहा है। तो चाइना के साथ कोई तुलना करने का मतलब तो है ही नहीं। हकीकत यह है कि हमारी इकॉनमी की हालत इतनी पतली है कि हम दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में शामिल होते जा रहे हैं। मिडिल क्लास किया जाता है। मिडिल क्लास की हालत यह है कि 3 महीने सैलरी ना मिले तो सड़क पर आ जाएगा। दिल्ली में आइए, 50,000 और 40,000 की नौकरी करने वालों की हालत देख लीजिए कि अगर परिवार है और एक भी बच्चा है और अपना घर नहीं है तो उनकी हालत क्या होती है। बाकी देश की तो बात ही छोड़ दीजिए, सारा पैसा सिर्फ अडानी, अंबानी और ऐसे लोगों की जेब में जा रहा है, बाकी सबकी जेबें पूरी तरह से खाली हैं।
तो चाइना के साथ तुलना करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया गया है। राहुल गांधी ने डेड इकॉनमी कह दी तो बहुत लोगों के घुटनों में दर्द हो गया था, लेकिन हकीकत यही है कि हम उसी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारी कुछ है नहीं, और बाकी हालत यह है कि अमेरिका टैरिफ लगा दे तो जवाब देने की भी हमारी हिम्मत नहीं होती है। जिस बांग्लादेश से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, उसकी हालत यह है कि हमारे 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उनको हमसे काटने की धमकी देता है। पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 बेच रहा है, पाकिस्तान के लिए स्पेशल वीजा दे रहा है और हमें वीजा बंद कर दिया गया है। हमारे पासपोर्ट की क्या हालत है, यह कहने की बात ही नहीं है कि आपके पासपोर्ट की क्या हालत है। विदेश जाइए और फिर जब वीजा क्लियरेंस के लाइन में आप खड़े होंगे और पहुंचेंगे वीजा क्लियरेंस कराने के लिए, तो आपके समझ में आ जाएगा पासपोर्ट की हालत क्या है। आखिर ये रिश्ते हमारे खराब क्यों होते गए? 2 वजह हैं। एक तो नरेंद्र मोदी का ऑब्सेशन अपने प्रति, मैं सब बदल दूंगा, सब नया कर दूंगा। जवाहरलाल नेहरू के समय से जो हमारी विदेश नीति गुट निरपेक्षता की चली जा रही थी, उसको तोड़कर अमेरिका की गोद में बैठने, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का नारा लगाने, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगवाने, और यह सारा कुछ करने के चक्कर में आप अमेरिका की गोद में इतना पहुंच गए कि जिस साउथ एशिया का आपको लीडर माना जाता था, जिस ग्लोबल साउथ का आपको लीडर माना जाता था, वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करता। दूसरा, 2 पूंजीपतियों के चक्कर में देश का सत्यानाश। जब आप रशिया से तेल खरीद रहे थे, तो असल में तेल कौन खरीद रहा था? असल में तेल खरीद रहा था रिलायंस, जो रशिया से तेल खरीद के यूरोप और दीगर जगहों पर बेच रहा था और जबरदस्त फायदा कमा रहा था। उस पीरियड में भी हमारे कस्टमर को कोई फायदा नहीं हुआ, हमें पेट्रोल डीजल पर कोई रियायत नहीं मिली। और आप देखिए, केस चल रहा है अडानी का अमेरिका में। हिंदुस्तान के बारे में इतनी बातें आती हैं, टैरिफ लगाया जाता है, सब होता है, लेकिन इन सब के बीच में हम देखते हैं कि अडानी वाला मामला दबा हुआ है। तो यह शक तो दिमाग में आता ही है कि कहीं अडानी को बचाने के चक्कर में ही देश का सत्यानाश तो नहीं किया जा रहा है। चाबहार पोर्ट जब छोड़ा भारत ने, तो बहुत लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या यह हाइफा पोर्ट जो अडानी को दिया गया है, उसको चलाते रहने के लिए, उसका फायदा कम ना हो, इसके लिए किया जा रहा है? कोई बड़ी बात नहीं है। देश के अंदर तो आप जानते ही हैं कि कैसे सारा कुछ उठाकर अडानी को दे दिया गया है, तो इकॉनमी का सत्यानाश तो होना ही था। और सबसे बड़ी बात आखिर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरह का नफरती माहौल आपने देश में बनाया, नफरत फैलाने वालों को, हिंसा फैलाने वालों को जिस तरह से आपने मेन स्ट्रीम बनाया। कभी वीडियो आता है कि 4 लौंडे खड़े होकर मुसलमानों की हत्या की बात कर रहे हैं, कभी पीछे बजरंग दल का पोस्टर लगा हुआ है, मुसलमानों की हत्या की बात हो रही है। कभी कोई मंत्री कहता है मैं सुअर पालूंगा, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। अभी कल उड़ीसा से लिंचिंग की खबर आई है, बिहार से लिंचिंग की खबर आ चुकी है, और कहां कहां से लगातार लिंचिंग की जो खबर आती रहती है। यानी एंटी मुस्लिम हेट का जो प्रोपेगेंडा आपने चलाया है, ये सारी दुनिया में जा रहा है। अब तो जो एंटी क्रिश्चियन हेट प्रोपेगेंडा आपका है, वो भी बहुत साफ दिखाई दे रहा है। तो अगर अमेरिका की होलोकॉस्ट कमेटी आपको खतरनाक देशों में, जहां पर अल्पसंख्यकों की जिंदगी मुश्किल में है, उनके लिस्ट में 4थे नंबर पर रखता है, तो आपकी इमेज क्या बनती है आप जानते हैं। और वो तो अमेरिका का मामला है। मिडिल ईस्ट, मालदीव, बांग्लादेश या पाकिस्तान और इस तरह के देशों में जब लगातार आपके इस तरह के वीडियोस देखे जाते हैं, इस तरह के बयान पढ़े जाते हैं, ये मत सोचिए कि आपने हिंदी में बोला तो कोई सुनता नहीं है। दुनिया वहां पहुंच चुकी है कि हिंदी का ट्वीट 2 मिनट में अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाता है, या जिस भाषा में आप चाहेंगे ट्रांसलेट हो जाता है। आप हिंदी में बोलेंगे, सबटाइटल से अंग्रेजी में उसको पढ़ा जा सकता है, सबटाइटल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो सारी दुनिया, खासतौर पे जो मुस्लिम वर्ल्ड है, बहुत कायदे से देख रहा है कि कैसे आपके यहां एंटी मुस्लिम पूरा खेल चल रहा है। इसके बाद क्या लगता है, वो आपसे मोहब्बत करेगा। ऊपर से भले ना बोले, शाह ना बोले, सुल्तान ना बोले, खामोश रहें, लेकिन अंदर अंदर पूरा एक माहौल एंटी इंडिया बन रहा है मिडिल ईस्ट में। और ये बात वहां जब मैं गया तो भी मेरे समझ में आई, और जो दोस्त हैं उनसे बात होती है तो भी समझ में आता है। आप अगर यहां पर लगातार मुसलमानों को परसिक्यूट करेंगे, तो पूरी दुनिया में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, कम से कम उनमें तो मैसेज जाएगा ही।
और यूरोप की जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर भी एंटी मुस्लिम एंटी ईसाई हेट का मैसेज जाएगा तो आपकी इमेज वैसे भी बर्बाद हो रही है। इकॉनमी गड्ढे में जा रही है, इमेज बर्बाद हो रही है, विदेश नीति का सत्यानाश हुआ है। यह हुआ है पिछले 11 सालों में। जिनकी आंखें खुली हैं बहुत साफ साफ देख पा रहे हैं, जिनकी बंद है उनका क्या किया जा सकता है। सबीर भाटिया को हम सब लोग जानते हैं। सबीर भाटिया वो हैं जिन्होंने हॉटमेल की शुरुआत की थी और इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांति कर दी थी। दुनिया भर में उनकी इज्जत है, ट्विटर पर एक्टिव हैं और भारत के दर्द से परेशान दिखते हैं, भारत के मसलों पर लगातार लिखते हैं। अभी कल मैं पढ़ रहा था या आज पढ़ रहा था उनका ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये बाबाओं वगैरह को इतना ज्यादा महत्व भारत में क्यों मिलता है। मैंने जवाब में लिखा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं ये, जिनको मीडिया सर पर लिए घूमती है। उनकी ट्रॉलिंग होती है, उनको गाली दिया जाता है, उनको दुनिया भर की बात की जाती है। भाई सबीर भाटिया को गाली देकर क्या होगा? वो बाहर हैं, डेटा देख पा रहे हैं, देश के हालात देख पा रहे हैं। वो कोई कांग्रेसी कोई कम्युनिस्ट नहीं है, वो एक सामान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने खुशहाल दिन देखे हैं भारत के। वो दिन देखे हैं जब तुलना होती थी कि भारत और चाइना में आगे कौन निकलेगा। वो दिन देखे हैं जब इंटरनेट और कंप्यूटर क्रांति भारत में हो रही थी। वो दिन देखे हैं जब दुनिया को इंटरनेट और कंप्यूटर हम सिखा रहे थे। और इसलिए उनको दर्द होता है कि आज हम एक ऐसा देश बना चुके हैं जो दुनिया में अपने हेट के लिए, अपनी नफरती बातों के लिए एक बलात्कारी देश की तरह कहा जाता है। जब तो बुरा लगता है, सबीर को भी बुरा लगता है और मुझ जैसे आदमी को भी लगता है जिसने वो दिन देखे हैं और उन दिनों में सपने देखे हैं, जिसने देखा है कि इस देश में किस तरह से सारे धर्म मिलजुल कर रहते थे और यह भी देखा है कि यह देश कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। और आज जब मैं देख रहा हूं कि इंटरनेशनली, नेशनली, इकोनॉमी में, सुरक्षा में हमारे एक एक्स रिटायर्ड ऑफिसर रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रहे हैं, जीडी बख्शी साहब, आप सब लोग उनको जानते हैं। एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त बैटिंग किया करते थे, लेकिन आर्मी वाले हैं, ईमानदार आदमी हैं। उनको उस समय लगा होगा कि बीजेपी देश को क्या से क्या बना देगी। आज जब वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, आज जब वो कहते हैं हमारी आर्मी कमजोर हो रही है, तो कोई गोदी मीडिया उनको बुलाकर बात नहीं करता है, क्योंकि सच्चाई किसी को बर्दाश्त नहीं है। इनकी दाल रोटी सरकार की दया से चलती है, तो ये सरकार की सिर्फ और सिर्फ तारीफ करते रहते हैं, सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। लेकिन सबीर भाटिया हो या जीडी बख्शी हो, ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये देश का भला चाहने वाले लोग हैं, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। ये देश का भला चाहने वाले लोग हैं, इसलिए हकीकत बता रहे हैं। आप नहीं सुन पा रहे हैं, यह आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन जिस तरह से सैन्य अभ्यास से भारत बाहर निकल आया, चाबहार पोर्ट से भारत बाहर निकल आया, अमेरिका के सामने जबान नहीं खुल रही, आप खुद सोचिएगा कि हम खुद मुख्तार मुल्क रह गए हैं या हम अमेरिका के गुलाम बनते जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.